आज हम ऑफिशियली अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, ये चैप्टर मैं अगर तुम लोगों से बात करूं तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ पार्ट वन। तुम्हारे स्टडी मैट में ऐसा कोई पार्ट वन नहीं है, तुम्हारे स्टडी मैट में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 1872 लिख के बात खत्म करी हुई है, लेकिन मैंने अपनी बुक में इसको दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ, आपको इंडेक्स में दिख जाएगा पार्ट वन एंड पार्ट टू। ये दोनों पार्ट्स मिलाकर पेपर में 25 से 30 नंबर के आते हैं। मतलब मैं अकेला नहीं बोल रहा, दोनों को मिलाकर पार्ट वन एंड पार्ट टू मिलाकर 25 से 30 नंबर का हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पेपर के अंदर आता है। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक बात बताई थी कि इस चैप्टर से सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद ही कोई तुक्का लग जाए और तुम्हारे पे मेहरबान हो जाए तो वो पूछ ले, अदरवाइज पेपर में हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी भी नहीं आते, हमेशा केस स्टडी बेस्ड आते हैं। शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 1872 को। कुछ बुक से स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक बात करते हैं। अभी मेरा बुक से कोई लेना देना नहीं है, कुछ चैप्टर के बारे में बैकग्राउंड देता हूं, फिर उसके बारे में बाद में बात स्टार्ट करेंगे बुक से। हो सकता है कि आज की क्लास में मेरे को बुक की जरूरत ही ना पड़े, मैं खोलूं ही ना बुक, लेकिन स्टिल चैप्टर का नाम है जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, यहां पे कुछ चीजें समझने वाली हैं। 1872 वर्ड क्या डिनोट कर रहा है कि ये लॉ इंडिया में कब आया होगा? 1872 में आया होगा। एक्ट का मतलब ही लॉ होता है। एक्ट बनता कैसे है वो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, आज की क्लास में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे नए वाले। तो आप लोग इसका बैकअप देख लेना, लेकिन लास्ट वाले चलो 5 मिनट लगा फटाफट हम बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्ट कैसे बनता है। पहले वो बिल होता है, उसके बाद हम उसे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के साइन करवाते हैं, तब वो एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने के बाद क्या होता है, हम उसे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद अगर कोई इफेक्टिव डेट बताई होती है तो उस डेट से इफेक्टिव होता है, अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव हो जाता है। तो एक्ट का मतलब लॉ होता है। 1872 क्या डिनोट कर रहा है कि लॉ इंडिया में 1872 में आया होगा। इंडियन वर्ड क्या डिनोट कर रहा है? लॉ इंडिया का है। समझने वाला पूरा मेन फोकस इस शब्द पे है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, क्योंकि चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या समझते हैं जरा उसके बारे में बात करते हैं। अभी के लिए ना 2 मिनट के लिए ऐसा समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट। हालांकि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में भी फर्क होता है, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। अभी के लिए हम मान लेते हैं एग्रीमेंट मींस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मींस एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट शब्द रियल लाइफ में पहले सुना है? बहुत बार सुना होगा। घर में लोग किराएदार रखते हैं तो रेंट एग्रीमेंट साइन होता है। अच्छा, हम कभी नौकरी में हमारे फादर या हमारा कोई सीनियर ब्रदर सिस्टर बड़ा भाई बहन नौकरी में जाते हैं तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन होता है नौकरी रखते वक्त। तो इसका मतलब एग्रीमेंट शब्द हम लोगों ने बहुत बार सुना है। क्या तुम लोगों ने एग्रीमेंट कभी किया है? किया है? अच्छा, कहां पे किया था? क्या किया था? अच्छा, ओके। पीजी लिया था तूने रेंट पे? ओके। तूने भी किया? कहाँ किया था? उसने कहा था आ जाएगा, मैं कहा अच्छा तूने बुलाया आ जा। अच्छा, ठीक है, ओके। पहले ना इसको भी स्टार्ट टेक्निकल और लेवल पे थोड़ा सा आगे जाने से पहले, इसने बोला कि इसने किया है, उसने बोला उसने किया है, बाकी बच्चे कहते हैं हमने एग्रीमेंट कभी नहीं किया। ठीक है, चलो वो भी आएंगे आगे। इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं। एग्रीमेंट शब्द क्या होता है? ये तो पता है कि दो लोगों के बीच में समझौता हो रहा है, कोई डील हो रही है, इतना तो समझते हो ना। चलो जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 वर्ड ये डिनोट कर रहा है कि लॉ इंडिया में 1872 में आया होगा। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रेज हो रहा है यहां पे, क्या 1872 से पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे? अच्छा, मेरे को एक बात बताना, कोई लॉ क्यों बनाया जाता है? मतलब एक चीज मार्केट में एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए लॉ बनाया जाता है, या कोई चीज मार्केट में एग्जिस्टेंस में तो है लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, उससे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसको दूर करने के लिए लॉ बनाया जाता है?
जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, डायनासोर है ही नहीं, हम डायनासोर को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाते हैं, डायनासोर ऐसे चलेगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे सोएगा, क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, इंडिया में एक एक्ट है, नॉलेज के लिए बताया तो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तुम्हारे कोर्स में नहीं, आईटी एक्ट 2000 बोलते हैं उसको। अच्छा, जब इंडिया में टेक्नोलॉजी थी ही नहीं तो इससे रिलेटेड कोई लॉ भी नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, लोगों को पता लगा ओहो ओटीपी देते ही फ्रॉड हो जाता है, फोन से पैसे निकल जाते हैं, एटीएम फ्रॉड होने लगे, ये होने लगा, तो उन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में एक लॉ लाया गया, इसका नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका मतलब पहले कोई चीज आती है, उस चीज से इंडस्ट्री में प्रॉब्लम फेस होती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? लॉ लाया जाता है। तो एक चीज तो क्लियर है, मतलब मेरे समझाने की सेंस ये कि एक चीज तो क्लियर है कि 1872 से पहले भी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट तो होते होंगे, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही होती होंगी, जिसकी वजह से क्या करा गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 बनाया गया। वो दिक्कत क्या होती थी, जरा मैं उसके बारे में बात करता हूं। 1872 से पहले क्या होता था, मैं जरा उसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हारे को। इंडिया में दो तरीके के लॉ होते थे, एक एचपीएल, एक एमपीएल। एचपीएल स्टैंड्स फॉर हिंदू पर्सनल लॉ, एमपीएल स्टैंड्स फॉर मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसको हम इस्लामिक लॉ भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताना, धंधा जब हम करते हैं, कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं, तो क्या हमारा मेन एम ये होता है कि यार इसका रिलीजन ये है तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? हमारा मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। हर एक बिजनेसमैन का एक ही मोटिव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि भाई इससे प्रॉफिट हो रहा है तो हम इससे डील कर लेंगे, उससे प्रॉफिट हो रहा है तो हम उससे डील कर लेंगे। तो 1872 से पहले क्या होता था कि अगर हिंदू और हिंदू के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हिंदू लॉ लगता था, अगर मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मुस्लिम लॉ लगता था। यहां तक तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। दिक्कत कब है? जब एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो अब दुविधा यह है कि भाई कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ। तो उसमें क्या होता था कि इन दोनों पार्टीज को चॉइस दी जाती थी कि आप दोनों में से कोई एक लॉ फॉलो कर लो अपने हिसाब से, जो आप फॉलो करना चाहते हो, अब वो वाला लॉ फॉलो कर लो। अच्छा, मान लो कि हिंदू और मुस्लिम में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इन्होंने वैसे से कॉन्ट्रैक्ट मान लो इस चीज को लेकर हुआ कि भाई एच ने बोला कि भाई मैं तेरे को 100 शर्ट सप्लाई करूंगा, और एम ने बोला ठीक है मैं तेरे को इस 100 शर्ट्स के बदले 1 लाख रुपए की पेमेंट दे दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक बंदा पैसे देगा, एक बंदा माल सप्लाई करेगा। अब मान लो जब इन दो रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इनको चॉइस दी जाती थी कि आप अपने हिसाब से कोई एक लॉ फॉलो कर लो। अच्छा, मान लो कि इन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि हम हिंदू लॉ फॉलो करेंगे, दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करा कि हम हिंदू लॉ फॉलो करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा, सही रहा का मतलब उसने माल सप्लाई कर दिया, उसने पैसे दे दिए टाइम पे, तो बात ही खत्म हो गई, डील होगी, बात ही खत्म हो गई। अगर मान लो कल को डील नहीं हो पाती, वो माल सप्लाई नहीं कर रहा, या वो माल सप्लाई करने को तैयार है, सामने वाला पैसे नहीं दे रहा, अगर इसमें कुछ भी होता है तो अब कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा, इसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक चीज तो क्लियर है कि हिंदू लॉ के अंदर हिंदुओं को रेमेडीज और रिलीफ ज्यादा होंगे, एंड मुस्लिम लॉस के अंदर मुस्लिम्स को रेमेडीज और रिलीफ ज्यादा होंगे। तो एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में जिस लॉ के बेस पर बनाया था, ये लोग बोलते थे हम अपने लॉ से जाएंगे। हिंदू क्या बोलता था? मैं अपने लॉ से जाऊंगा। मुस्लिम क्या बोलता था? मैं अपने लॉ से जाऊंगा, क्योंकि दोनों को अपने अपने लॉ में रेमेडी ज्यादा है। इन सारी चीजों को हटाने के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, जो कि सारे रिलीजन पे यूनिफॉर्मली लगेगा। बात समझ आ गई? इसको लाने का लॉजिक क्या था? अच्छा, इसमें एक चीज होती, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर देखो ये तो हिंदू मुस्लिम की बात हो गई, जो बाकी रिलीजन है, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इनके लिए कोई लॉ नहीं था। सुन लो मेरी बात, हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट हिंदू की कैटेगरी में ट्रीट होते हैं। चार रिलीजन एक ही कैटेगरी में आते हैं, हिंदू कैटेगरी में। कौन कौन? हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। तो मतलब ये चार रिलीजन के लोग जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके ऊपर हिंदू लॉ ही लगता था। मुस्लिम के लिए सेपरेट कौन सा था? मुस्लिम लॉ। सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए ही इंडिया में कोई लॉ नहीं था। और जब इंडिया में अंग्रेज आया, अगर लॉजिकली अगर आप सोचो तो 1872 का लॉ है, तो 1947 से पहले का, देश आजाद होने से पहले का। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजों को भी कवर करने के लिए, बाकी सारे रीजन को यूनिफॉर्मली कवर करने के लिए एक लॉ बनवाया था उस टाइम पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, जो सारे रीजन पे यूनिफॉर्मली लगता है। आई होप समझ आ गया। तो एक इसका बैकग्राउंड क्या है, मैंने वो समझाया कि 1872 से पहले क्या होता था और इसको लाने का लॉजिक क्या था।
अब हम शुरू कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट शब्द होता क्या, अब इसको समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि धीरे धीरे। अभी तक तो मैंने तुम्हारे को बोला कि भाई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम होता है, अब नहीं होता, वो सिर्फ उस टाइम समझाने के लिए था। अब हम टेक्निकल वे में आ रहे हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब हम शब्दों को वन बाय वन समझेंगे। सीधी सी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉ मेकर क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनना। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम इन शब्दों को समझते हैं। देखो यहां पे ना दो शब्द हैं, एक है एग्रीमेंट और दूसरा है एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी का हिंदी मतलब होता है लागू करना। अगर एनफोर्सेबल को हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, लागू करना। लेकिन यहां पे एनफोर्सेबल का मतलब लागू करना नहीं है। यहां पे इन दोनों शब्दों को समझते हैं। लॉ कहता है, अच्छा इसका मतलब सीधी सी भाषा में मैं ऐसे कह सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अगर हम दो चीजों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सेबिलिटी। अब ये क्या फर्क होता है जरा इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है, लॉ कहता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। पहले इसी को समझते हैं। मैंने इस भाई को बोला आई वॉन्ट टू सेल यू दिस पेन एट ₹10। ही सेड सर आई एम विलिंग टू बाय दिस पेन एट ₹10। क्या मैंने इसको ऑफर दिया था, क्या इसने मेरे को एक्सेप्टेंस दी है, एग्रीमेंट हो गया। साला ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। किराने वाले की दुकान पे गए, भैया एक कोक की बोतल देना, आपने क्या दिया था, ऑफर, उसने क्या दी, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट हो गया। रिक्शे वाले को बोला भैया वहां तक ले जा, आपने क्या दिया था, उसने क्या दी, एग्रीमेंट हो गया। वो जो भाई बता रहा था वही तो था, वो भी तो ये बोल रहा था कि सर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, पैसे दे दे, उसने दे दिए, क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब क्या, एग्रीमेंट तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटर्न। आप जो करते आ रहे हो वो ओरल थे, और जो हम किराएदार के साथ रेंट एग्रीमेंट करते हैं वो रिटर्न होते हैं। तो एग्रीमेंट कैसे हो सकते हैं, दो, ओरल भी और रिटर्न भी। तो एग्रीमेंट तुमसे आज के बाद कोई पूछे कि तुमने किया, सर बचपन से ही करते आ रहे हैं, हर चीज के लिए किया। तुम यहाँ पे इवन क्लास लेने भी आए, सर हमको एडमिशन चाहिए, तुमने क्या दिया था, हमने क्या दी, एक्सेप्टेंस, हाँ भाई पढ़ ले, क्या हो गया, तो एग्रीमेंट तो हो गया। इसका एग्रीमेंट तो बचपन से करते आ रहे हैं। अब लेकिन क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उसके लिए हमारे को क्या चेक करनी है, एनफोर्सेबिलिटी। क्योंकि दोनों एक साथ पूरे होंगे तभी क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और लॉ कहता है एनफोर्सेबिलिटी के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 10 में 6 कंडीशंस दी हुई हैं जो आपको पूरी करनी है। अभी वो 6 कंडीशंस क्या है मैं वन बाय वन समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि सर अगर एग्रीमेंट के साथ वो 6 कंडीशंस पूरी हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर एग्रीमेंट के साथ उस 6 में से एक कंडीशन भी रह गई, सर मान लो 6 में से 5 पूरी हुई, 4 पूरी हुई, 6 एक साथ पूरी नहीं हो पाई, तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो कितनी कंडीशन पूरी करनी है, 6। कौन सा सेक्शन में गिवन है, वो 10 में। वो सेक्शन 10 की 6 कंडीशन अगर एक साथ पूरी हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब हम उनको वन बाय वन सारी कंडीशंस को समझना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक बात बता दो, इस क्लास में कितने बच्चे नाबालिग हैं, मतलब जो 18 साल के अभी तक नहीं हुए। ओबे भाई, ओबे फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। कितने बालिग हैं, कितने एडल्ट हैं, 18 के हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आज की क्लास माइनर लोगों को डेडिकेटेड है। अभी देखना आज होने क्या वाला है। आज मैं माइनर इंडिया में क्या क्या कर सकते हैं चमत्कार सिखाऊंगा तुम्हारे को, लेकिन कुछ भी करने से पहले सोच लेना चपेड़े बहुत पड़ती हैं बाहर। हाँ, तो मैं फ्रॉड करना सिखा दूंगा, लेकिन ये याद रखना बाहर जाके चपेड़े बहुत पड़ेंगी, जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट सिखा रहा हूं, कोई तुम्हें मारने आए तो सर को बुलाने मत आना, ठीक है। अब जरा वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, इसलिए तुम्हारे को 11वीं 12वीं में सेक्शन नहीं पढ़ाएगा, पता चले तुम लोग साले स्कूल में हरकतें करनी शुरू कर दो। अच्छा, अब जरा समझते हैं क्या चीज है। तो सर हमें पहले बात तो एग्रीमेंट तो समझ आ गया, बहुत सिंपल है जी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बात खत्म हो गई, एग्रीमेंट है। एनफोर्सेबिलिटी के लिए कितनी कंडीशन पूरी करनी है, 6। शुरू करते हैं वन बाय वन। एनफोर्सेबिलिटी के लिए हमारे को 6 कंडीशंस पूरी करनी है। अगर ये 6 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा।
स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहली कंडीशन आती है कॉम्पिटेंट पार्टीज। सुनना आप ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है हिंदी में योग्य। तो कॉम्पिटेंट पार्टी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य। तो हर वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लॉ कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य भी होना चाहिए, उसके लायक भी होना चाहिए। अब लॉ कहता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन योग्य है, कौन नहीं है, कौन कैपेबल है और कौन नहीं है, कंपिटेंट है। तो लॉ कहता है इंडिया में 3 बंदों को छोड़ के हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो बेटर है कि हम ये याद कर लेते हैं कौन से 3 नहीं कर सकते। तो वही 3 को हटा दो तो बाकी सारे तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं। तो जरा अब इसको पढ़ते हैं कंपिटेंट पार्टी में कौन कौन नहीं आता। सबसे पहले लिखो एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 पर्सन्स। 3 लोगों को छोड़कर। वो कौन से 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जरा उनके बारे में बात करते हैं। पहला आता है जी माइनर। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी तक इंडिया में 18 साल का नहीं हुआ, उसे हम ट्रीट करते हैं माइनर। माइनर बंदा इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग काम नहीं करता। अब इसमें सुनना ध्यान से। इस अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में ना 3 लोग आते हैं। एक आता है इडियट, एक आता है लुनेटिक और एक आता है ड्रंकर्ड। अब जरा सुनना ध्यान से। देखो लुनेटिक का मतलब होता है मेंटल और इडियट अलग है। इसका मतलब इडियट और मेंटल में फर्क होता है। देखो भाई सीधी सी बात है, तुम लोग ये 2 शब्द तो बचपन से यूज करते आ रहे हो, इडियट मेंटल, और ये लड़कियां यूज करती हैं। लड़के तो कुछ और ही बोलते हैं। चल हम ऐसे इडियट थोड़ी बोलते, चल हम तो आर एस हमारा अलग स्टाइल होता है। लेकिन आजकल लड़कियां भी हमारी कैटेगरी में ही है, हमसे ज्यादा ही एडवांस। लेकिन स्टिल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इडियट और मेंटल में फर्क होता है, कोई बताएगा? लड़कियों के लिए सब बराबर है, चल इडियट, चल मेंटल, चल स्टूपिड। हाँ हाँ भाई बता। तो थोड़ा पागलों वाली हरकतें कर रहा है लेकिन वैसे सही है। अब उल्टा कर देते हैं, जो इसने बताया वो सब गलत है। लॉ कहता है इडियट वर्ड बना इडियोसिस है, एंड इडियोसिस इज अ कोजेनिटल डिफेक्ट। कोजेनिटल डिफेक्ट का मतलब है जो जेनेटिक्स से आया, एंड इट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। मतलब बच्चा दिमाग वाइज ग्रो नहीं कर रहा लेकिन हाइट वाइज ग्रो कर रहा है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है कोई मिल गया। मैं ऋतिक रोशन का जो रोल था, वो अलग बात है, उसको बाद में जादू मिल गया था, वो रियल लाइफ में नहीं मिलेगा ना। रियल लाइफ के अंदर एक ऐसा बंदा जो 30 साल का हो गया, मम्मी को बोल रहा है मम्मी टॉफी दिलवा दो। तो मतलब ऐसे टाइप का बंदा जो हाइट वाइज ग्रो कर गया लेकिन दिमाग वाइज विकसित नहीं हो रहा, इसे हम बोलते हैं इडियट। इसे हम क्या बोलते हैं? इडियट। और इन लोगों का इलाज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप देखते हो इंडिया में इडियट हॉस्पिटल नहीं होते, मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, क्योंकि इडियट लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। अब आता है मेंटल। लॉ कहता है मेंटल एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जो दिमाग है वैसे सही है लेकिन वो बीच में कभी, मतलब पैदा तो सही हुआ था, जेनेटिक डिफेक्ट नहीं था, बाद में कभी पागल हो गया। हो सकता कोई लड़की छोड़ गई हो, गम में आ गया, है ना। हो सकता है वो तुमने पिक्चरों में देखा हो, साला वो रोड से जा रहा था, कार खंबे में टकराई, याददाश्त चली गई, दोबारा टकराई, वापस आ गई, है ना, वो पिक्चरों में होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं लुनेटिक, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। तो ऐसे लोगों का इलाज पॉसिबल है, और ऐसे लोगों का इलाज पॉसिबल है तो इसलिए लुनेटिक की कैटेगरी में आते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, एक ना शब्द होता है, अभी मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा, एक शब्द होता है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ। वॉइड मींस यूजलेस, व्यर्थ। अब लॉ क्या कहता है? इडियट के साथ किया गया एग्रीमेंट ऑलवेज वॉइड होता है, क्योंकि वो तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, उसका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा।
लेकिन लॉ कहता है जो लुनेटिक है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम उसके क्या हालात थे। अगर वो मेंटली उस टाइम ठीक था तो कॉन्ट्रैक्ट ओके है, वैलिड है। अगर वो मेंटली उस टाइम पागल था, उसका इलाज चल रहा था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन इडियट का तो कोई इलाज चल ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला, वो कोजेनियल डिफेक्ट है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए इडियट के साथ किया गया एग्रीमेंट ऑलवेज वॉइड होता है, उसमें वैलिड वॉइड वाला चक्कर देखना ही नहीं है। लेकिन लुनेटिक के साथ क्या ऑलवेज वॉइड होगा? नहीं सर, टू वे सिचुएशन बनेगी, देखना पड़ेगा वो सही है या नहीं है। अगर जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सही था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सही नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी आती है? ड्रंकर्ड। अब इसको सुनना ध्यान से। लॉ कहता है ड्रंकर्ड एक ऐसा व्यक्ति है जिसने नशे में है, और लॉ कहता है हम ड्रंकर्ड को लुनेटिक की फुटिंग पे गिनते हैं। मतलब क्या? जब तक वो नशे में है तब तक पागल है, जब वो नशे में नहीं है तब तक वो ओके। इसका मतलब अगर कोई बंदे ने रात को 10 बजे का पैग लगाए और तुम उससे उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करने जाओगे तब वॉइड है, लेकिन अगर दिन में वो सूफी है तो वैलिड है। अब इसमें एक चीज सुनना, यहां पे हम बोल सकते हैं ड्रंकर्ड, तो तुम्हें लगता है शराबी। अब कोई मान लो कि बंदा है वो शराबी नहीं है, वो चरसी है, वो कहता है मैं पीता नहीं हूं, मैं सूंघता हूं। ऐसे भी तो होते हैं, हाँ, नशेड़ी टाइप। कोई मान लो कोई है ना, देखो नशे भी तो है ना, गीले नशे सूखे नशे। तो मान लो वो दारू नहीं पीता, उसको इसमें मजा ही नहीं आता, वो पीता चरस गांजा फीम, है ना। वो अगर ऐसे वाले सूखे नशे कर रहा है तो वो भी ड्रंकर्ड की कैटेगरी में आएगा। तो लॉ कहता है ड्रंकर्ड की कैटेगरी में दो लोग आते हैं, ड्रिंक और ड्रग्स। तो कोई बंदा कहता है मैं पीता नहीं हूं, मैं सूंघता हूं, तो वो भी इसी कैटेगरी में है। एक बार की बात है, एक चरसी साला मेरे को टकर गया मेरी क्लास के अंदर, स्कूल में, 7th 8th में। हालात देखो, सस्ते नशे दिखाता हूं, बताता हूं क्या हुआ। उसका नाम था, नाम मेरे को दिमाग से उतर गया, ब्रिजपाल नाम था साले का, पता नहीं कहां से, कौन से गांव से आया था। तो एक बार ना वो साला ना, जब भी हो ना हैंकी होता ना, हैंकी, वो साला मुंह पे रखे उसको हर बार। एक बार ना मैंने उसको स्टेयर्स में देखा, फिर मुंह पे हैंकी। मैं लंच में देख रहा हूँ तो लंच कर रहा है, जब तक खाना खा रहा था तब तक ठीक, उसके बाद फिर मुंह पे हैंकी। एक बार मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा भाई बात बता, सारा दिन हैंकी रखता, कोई एलर्जी है? कह रहा नहीं। मैंने कोई दिक्कत है? कह रहा नहीं। कह रहा जन्नत महसूस होगी, सूंघ के देख। मैंने कहा साला जन्नत महसूस होगी, सूंघ के देख। साले ने थिनर डाल रखा था उसके अंदर, लड़कियां यूज करती है थिनर, नेल पॉलिश उतारने के लिए थिनर, वो भी नशा ही है साला। कईयों को पेट्रोल का नशा आता है, पेट्रोल की खुशबू आती है ना, तो वो भी नशा ही है। थिनर, थिनर, वो थिनर डाल के सूंघता था। तुम कभी देखना सुबह सुबह कूड़े वाले वो बोरी लेके जा रहे होते हैं, थिनर लगा लगा के सूंघते हैं, वो मुंह पे रख के जा रहे होते हैं, तो वो साला थिनर सूंघता था सारा दिन। अब हम तो बच्चे थे 7वीं 8वीं के, मैंने मैम को जाके बोल दिया, कह रहा मैम रुमाल में जन्नत है, सूंघ लो एक बार इसका रुमाल। मैम ने उसको बुलाया इधर, कहती इधर दिखा रुमाल। मैम ने कान पे रपटे बजाए दो, कह रहे तेरे पापा को दिखा तेरी जन्नत। उसके बाप बाप को बुलवाया। तो अल्टीमेटली फिर जो भी हुआ हो उसके साथ, सुधरा तो उसके बाद भी नहीं। उसके बाद वो पहले स्कूल के पहले सीढ़ियों में करता था, फिर वो मैंने देखा वो वॉशरूम में जाके कर रहा है एक बार। तो भाई जिसको नशे की आदत लग गई वो तो लग गई, ठीक है। तो अब हम इस कैटेगरी पे आ रहे हैं, इडियट, लुनेटिक और ड्रंकर्ड में। तो अनसाउंड माइंड की तीसरी कैटेगरी थी ड्रंकर्ड। तो भाई ड्रंकर्ड में ड्रिंक और ड्रग वाले आते हैं, तो लॉ कहता है ये भी सेम फूटिंग पे किसके आते हैं? लुनेटिक की फूटिंग पे आते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब तक ये नशे में तब तक ये लुनेटिक ट्रीट होंगे, मतलब पागल ट्रीट होंगे। अगर ये नशे में नहीं है और तब इनसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये साउंड माइंड ट्रीट होंगे, ओके ट्रीट होंगे। इसी के साथ तुम्हारी पहली कैटेगरी के दो शब्द खत्म हो गए, माइनर और अनसॉर्मेड। मैंने क्या बोला था, कितने एक्सेप्शंस हैं? 3। अब तीसरे बंदे पे आते हैं। तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एग्जाम्पल संजय दत्त, सलमान खान, संजू बाबा, सलमान खान। मान लो कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब मान लो कोई व्यक्ति जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस है, वो जेल में है। तो लॉ कहता है जब तक वो जेल में है तब तक वो इनकम्पिटेंट पार्टी ट्रीट होगा। मगर इसके लिए हम आगे जाके एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि अगर उसको कोर्ट से या गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाए तो वो डील कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा संजय दत्त सलमान खान जब गए थे, सलमान खान को वो ब्लैक हिरन के केस में अरेस्ट किया गया था, और संजय दत्त के घर में वो आर्म्स पकड़े गए थे और उसके अंदर वो अरेस्ट हुआ था। तो जब तक वो जेल में थे तब तक वो नई मूवी साइन नहीं कर सकते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट है, मूवी साइन करने से कॉन्ट्रैक्ट, तब तक वो साइन नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर उनको कोर्ट परमिशन देते तो वो साइन कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इन वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ले दे के पहला पॉइंट हमारा खत्म हुआ। हमने हमारी अभी पहली कंडीशन खत्म हुई है, पहली के फर्दर 3 पार्ट थे।
तो हमने क्या पढ़ा कि सर हमारे को सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो चीजें, एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट का मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस, और इन्फोर्सेबिलिटी के लिए 6 कंडीशन। इसमें पहली कंडीशन क्या है? कॉम्पिटेंट पार्टी। और हमारा लॉ कहता है इंडिया में हर बंदा कॉम्पिटेंट है, कितने लोगों को छोड़कर? 3 लोगों को छोड़कर। 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो 3 कौन से नहीं कर सकते? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अनसाउंड माइंड की फर्दर 3 कैटेगरी है, इडियट, लुनाटिक और ड्रंकर्ड। तो ये 3 व्यक्ति को छोड़ के इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, हर बंदा कंपीटेंट पार्टी है। पहला पॉइंट खत्म हो गया, क्लियर हो गया? हाँ वो कर सकते, बेल पे आने के बाद कर सकते। आगे बढ़े, फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। कंपीटेंट पार्टीज खत्म होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री कंसेंट। नेक्स्ट कंडीशन है फ्री कंसेंट। देखो भाई, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, फ्री का मतलब है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी बर्डन, दैट इज फ्री कंसेंट। एग्जांपल लेके बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो इस वाले भाई ने नई नई बाइक खरीदी 2 लाख रुपए की, और मान लो किसी एरिया से जा रहा था, और ये वाला भाई उस एरिया का बदमाश है, बराबर वाला, जिस एरिया से जा रहा था ये उस एरिया का बदमाश है। इसने बोला भाई बाइक तो बड़ी अच्छी लग रही, कितने की लेकर आया? कह रहा 2 लाख की। इसने इसके कान पे रपटा मारा एक, इसने इसको बोला 50,000 रुपए दे रहा हूं, बाइक की चाबी दे और चलता बन। ये कहता भाई अभी लाया हूं 2 लाख की, तू कह रहा 50,000 में दे दे। कहता है ये भी चाहिए नहीं चाहिए? कहता चल भाई दे दे। इसने अपनी 2 लाख की बाइक 50,000 में उसको दे दी, किस डर से कि मारे ना। इसने कंसेंट तो दी, क्या वो फ्री थी या प्रेशर था? लॉ कहता है कंसेंट शुड बी फ्री, कंसेंट शुड बी फ्री विदाउट एनी प्रेशर। लेकिन मैं शोरूम में गया, मैंने कहा सर मेरे को बाइक खरीदनी है, अपनी मर्जी से गया हूं 2 लाख रुपए लेके, क्या फ्री कंसेंट है प्रेशर है? फ्री कंसेंट है। तो इसको मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट खत्म हो गया, आगे बढ़े। थर्ड, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है धंधा, इट शुड बी लॉफुल। मेरा मन है कंपनी बनाऊंगा, चरस गांजा बेचूंगा, लॉफुल है अनलॉफुल है? तो ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। क्या होते हैं वो? लाइसेंस्ड होते हैं। जैसे बेचने को तो हम ड्रग्स भी बेच सकते हैं लाइसेंस में, दवाइयों के बाहर, दवाइयों की दुकान बाहर लिखा है तो ड्रगिस्ट तो है। वो वाले ड्रग्स नहीं ना, वो सूंघ के लेटने वाला नहीं होनी चाहिए ना। ड्रग्स अगर दवाई में यूज हो रहे हैं तो वो ड्रग्स ओके हैं, लेकिन वही दवाई अगर तुम अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वो ऐसे। थिनर भी काम की चीज है ना। एक बार मेरे घर पे साला सफेदी वाला आया, वो पेंट में थिनर मिलाता, साला ढक्कन खोला वहीं लेट गया। तो उसको लगी नशे चढ़ गया उसके ढक्कन से। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि दिक्कत तो है, कईयों को नशे चढ़ते हैं, अब सबके अपने अपने स्वाद है। कई लोग, बचपन में देखता था वो साला कलरफुल कलर की ना इरेजर आती थी, साला उसको सूंघता था, सस्ते नशे इरेजर आती थी, खुशबू आती थी उससे, है ना। सबके अपने अपने नशे हैं, है? व्हाइटनर की भी आती थी, हाँ मतलब आती है, उसमें तो थिनर होता ही है। पेट्रोल का ढक्कन खोलेगा ना, अलग खुशबू आएगी। अब सबके अपनी अपनी खुशबू है ना, किसी का वो बारिश आती है एकदम से मिट्टी गीली होती है फिर उसकी खुशबू आती है ना। सबको अलग नशे की फील अलग है, सबकी अपनी अपनी। चलो, थर्ड लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। फोर्थ, लेकिन ये तुम पेपर में वाले नशे नहीं लिख के आने रबड़ वाले, पेपर में असली नशे की बात हो रही है ना। लॉफुल कंसीडरेशन। देखो, कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैं एक किराने वाले की दुकान पे गया और मैंने उसको बोला भैया एक कोक की बोतल दे दो। मैंने पूछा कितने की है, उसने बोला जी 50 रुपए की है। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या थी? कोक की बोतल। दुकानदार के लिए कंसिडरेशन क्या थी? 50 रुपए। तो इसको मैंने 50 रुपए दी, उसने मेरे को कोक की बोतल दी थी, दोनों को कंसिडरेशन मिल गई। मेरे को 50 रुपए की जगह कोक की बोतल मिल गई, दुकानदार को 50 रुपए मिल गए। वो कहता है इट शुड बी लॉफुल। मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा फीम का पैकेट दियो, 1000 रुपए पकड़ाया, मैंने कहा चल आज की रात का काम हो गया। पकड़ाई पुड़िया, पैसे दिए, लेके आ गया। अब सुनना ध्यान से, कंसिडरेशन ये भी है, लॉफुल है अनलॉफुल है? तो बच्चा पूछता है सर थर्ड और फोर्थ में फर्क क्या है? थर्ड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्थ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर जो सामान बेचेगा वो भी लॉफुल बेचेगा, कस्टमर जो सामान खरीदेगा वो भी लॉफुल खरीदेगा। फिफ्थ, फिफ्थ कंडीशन, एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एग्रीमेंट मस्ट नॉट
एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। दो व्यक्ति के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वो वॉइड नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया वॉइड का मतलब क्या होता है, यूजलेस। मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, ये मेरे को कहता है 2 लाख रुपए दूंगा, आसमान में जितने तारे गिन के दिखा दे। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं गिन दूंगा। अब मैं लगा पड़ा रात को, साला ये वाला तारा कभी वहां दिखता है कभी वहां दिखता है, क्या मैं गिन लूंगा? इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है। एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं, ये कहता है 2 लाख रुपए दूंगा, जुपिटर पे जाके 10 पंखे बेचा। मैं जुपिटर स्कूटर की बात नहीं कर रहा, अनदर प्लैनेट की बात कर रहा हूं। जुपिटर पे जाके 10 पंखे बेचा, मैं बेचाऊंगा, खरीद लेगा कोई मेरे से वहां पे? इसका मतलब वो चीजें जो स्टार्टिंग से ही पॉसिबल नहीं है उन्हें हम वॉइड की कैटेगरी में गिनते हैं, यूजलेस। तो आपका एग्रीमेंट इस तरीके का होना चाहिए जो पॉसिबल है, भले ही पैसे दे के पॉसिबल हो लेकिन पॉसिबल होना चाहिए। देखो पॉसिबिलिटी ना 2 तरीके की होती है, जैसे ये है तारे गिनने वाली बात, ये पैसे दे के भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक एक मर्सिडीज खरीदने वाली बात है, वो एक के लिए पॉसिबल है लेकिन एक के लिए इम्पॉसिबल है। हो सकता है एक के पास पैसे हैं उसके लिए पॉसिबल है, इस पे पैसे नहीं है उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो वो वाली कैटेगरी को नहीं हम गिनते कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी गिन रहे हैं जो टोटली इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी हालात में। समझ आ गई बात? तो आपका एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए वो वाली कैटेगरी में। सिक्स्थ, ये लास्ट पॉइंट खतरनाक, दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशन होने चाहिए वो लीगल होने चाहिए, सोशल नहीं होने चाहिए। अच्छा चीज और, ये जो लीगल रिलेशन वाला पॉइंट है ना, ये सेक्शन 10 में नहीं आता। ये वन ऑफ द असेंशियल क्राइटेरिया है कॉन्ट्रैक्ट होने का, लेकिन ये सेक्शन 10 में नहीं आता। लेकिन जनरली जब मैं सेक्शन 10 की कंडीशंस करवाता हूं तो उसी के साथ इस पॉइंट को भी पढ़वा देता हूं। लेकिन देखा जाए तो सेक्शन 10 में 6 कंडीशंस कवर नहीं होती, फर्स्ट 5 कंडीशंस कवर होती है, अलग कैटेगरी है। लेकिन मैं इसको इसी में कवर करके 6 कंडीशन के साथ इसको असेंशियल में कवर कर देता हूं। अब ये लीगल रिलेशंस क्या है, अब जरा सुनना ध्यान से। मान लो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मान लो मैंने उसको डेट पे बुलवाया कि आज रात को डेट पे मिलते हैं। मान लो मैंने ये सामने 5 स्टार में इसको बुलवा लिया, तो मैंने कहा आज यहीं मिलेंगे, कैंडल नाइट डिनर होगा, तैयारी व्यारी मैंने कर ली। तो मैंने पूछा तो आएगी, कहती आऊंगी। तो मैंने उसको क्या दिया, ऑफर। उसने मेरे को क्या दिया, एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट तो हो गया, ठीक है। मान के चल रहा हूं कि वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं जी, कंपीटेंट पार्टी वार्टी वगैरह मान लेते हैं, वो भी एडल्ट है मैं भी एडल्ट हूं, सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने उससे पूछा आएगी ना, कहती कितने, मैंने पूछा कितने बजे आएगी, कहती 8 बजे आऊंगी रात को। मैंने कहा ठीक है। सुबह ये हमारी बात दोपहर को 1-1:30 बजे के आसपास हो रही थी, रात को 8 बजे की डेट सेट थी। तो मैंने उसको 4 बजे फोन करा, मैंने कहा पक्का आ रही है ना? कह रही हाँ हाँ आ रही हो पक्का। तो फिर मैंने 5 बजे फोन करा, मैंने कहा कहाँ है? कह रही पार्लर जा रही थी यारों ने। जाएगी भाई। फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं, फिर 5 बजे के बाद मैंने 7 बजे फोन करा, मैंने कहा कहाँ है? कह रही बस पार्लर से निकल रही हूँ, कैब बुक करने लगी हूँ, आ रही हूँ। फिर मैंने 8 बजे फोन करा, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मैंने 9 बजे फोन करा, दोबारा स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैं वेट करता रह गया, 10 बज गए, वो आई नहीं, और फोन तो उसका स्विच ऑफ ही है। खाना वाना मैंने सारा मंगा रखा है। फिर मेरे जो 2-4 भूखे दोस्त हैं, मैंने उनको फोन करा, भाई खाना सर रेडी है, यहाँ पे मंगवाया। तो कह रहे हम आ रहे हैं, 5 मिनट रुक। तो आ गए, सारा खाना वाना तो खा गए, खाने की टेंशन तो चलो हुई नहीं। अब मोमबत्ती उनके साथ तो क्या ही जलाऊं, फील ही नहीं आ रही थी। चलो ले देके खाना तो हमारा निपट गया। अब वो आई तो नहीं, धोखा तो वो दे गई, क्या मैं उस पर केस कर दूं? मेरा उसके साथ रिलेशन लीगल था, सोशल था? रिलेशन मस्ट बी लीगल। एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो एक लड़की है, उसके फादर ने उसको बोला बेटा अगर तेरे इस बार 12th में 90% सुपर मार्क्स आएंगे तो आईफोन दिलवाऊंगा। लड़की क्या है, 95.5%। लड़की ने बोला पापा आईफोन। पापा कहते चुपचाप ओप्पो ले ले, बैठ जा। कहता पापा आपने, सच हुआ था ऐसा? इसके साथ हुआ था नहीं? हो अच्छा क्या हुआ तेरे साथ? कुछ नहीं दिलाया, और बोला क्या था? ओले, अब क्या बेटी बाप पे केस कर दे? क्या रिलेशन लीगल थे सोशल थे? सोशल थे। एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो तुम्हारे घर पे कोई रिश्तेदार है, तुम्हारे रिलेटिव, 15-20 रिश्तेदार एक साथ किसी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो उनका प्रोग्राम बन गया, रास्ते में तुम्हारा घर पड़ गया, उनका फोन आ गया आज रात की रोटी तुम्हारे यहाँ है, हमारे यहाँ। सबसे पहले मम्मी गाली देगी। सबसे पहला यही है, सबको यही आना था, और तैयारी करनी पड़ेगी, सब कुछ रेडी करना पड़ेगा, है ना? अब चलो जी, कोई बात नहीं। अब मम्मी ने बड़ी मेहनत मशक्कत से खाना रेडी कर दिया। आधे घंटे बाद उनका फोन आया कि हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, अब हम नहीं आ रहे। अब उनको और गाली देंगी पहले से ज्यादा। अब क्या मम्मी रिश्तेदारों पे केस कर दें?
रिलेशन लीगल था सोशल था? आई होप अब आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया कि रिलेशन मस्ट बी लीगल। इसका मतलब अगर हमारे को किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सर हमारे को कितनी कंडीशन पूरी करनी है? 6। अगर वो 6 कंडीशंस पूरी होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा। वो 6 कंडीशंस क्या क्या? कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड एंड लीगल रिलेशंस। अगर ये 6 कंडीशन एक साथ पूरी होती है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर 6 में से एक भी रह गई तो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं अपने ऊपर। अब मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाकर दिखा रहा हूं। मान लो मैं एक शोरूम वाले के पास गया, मैंने उसको बोला भाई मेरे को रॉयल एनफील्ड चाहिए, बाइक चाहिए। मैंने उसे क्या दिया? ऑफर। उसने मेरे को क्या दिया? एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट तो हो गया। अब बात आती है किस तरह मूव कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एनफोर्सेबिलिटी हो रही है नहीं हो रही। पहला पॉइंट, कंपीटेंट पार्टी। क्या शोरूम में बाइक बेच रहा होगा कंपीटेंट पार्टी है? यस। क्या मैं कंपीटेंट पार्टी हूँ? यस। क्या बाइक बेचना इंडिया में लॉफुल है? यस। लॉफुल ऑब्जेक्ट है। क्या जब वो बेच रहा है लॉफुल है, क्या जो मैं खरीद रहा हूँ वो भी लॉफुल है? यस। अच्छा, क्या मेरे पे बाइक खरीदने के लिए किसी ने कोई दबाव डाला है? क्या उसके ऊपर बेचने के लिए किसी ने कोई दबाव डाला है? नहीं, फ्री कंसेंट है। फिफ्थ, क्या ये ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है? पैसा होना चाहिए, पॉसिबल तो है। सिक्स्थ, क्या शोरूम वाले और मेरे बीच में लीगल रिलेशन बनेंगे? मेरे नाम पे प्रॉपर आरसी ट्रांसफर होगी, डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर होंगे, कागज ट्रांसफर होंगे? यस। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसका मतलब किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने कितनी कंडीशन चाहिए? 6। एक भी रह गई तो क्या रह जाएगा? एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कॉन्ट्रैक्ट शब्द क्लियर हो गया? पक्का? अब मेरे को ये बताना सोच के, एग्रीमेंट बड़ा या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? कितने कहते हैं एग्रीमेंट बड़ा? 1 2 3 4। कितने कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बड़ा? कितने बीच वाले, इधर वाले ना उधर वाले? सब पल्ले ही कुछ नहीं पड़ा। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लियर, एक होता है ऑल क्लियर। कुछ नहीं समझ आया, ऊपर से चला गया। ऑल क्लियर वाले हालात तो नहीं ना किसी के? दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ रहा ना? नहीं पड़ रहा ना? ठीक है ना? दिमाग को जोर नहीं देना। वापिस आ रहे टॉपिक पे। क्या था हमारा टॉपिक? क्या रहा? दिमाग पे जोर नहीं देना भाई, नहीं देना। कूल। हाँ चलो वापिस। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा या एग्रीमेंट बड़ा? तो बेटा एग्रीमेंट बड़ा। एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो मैं माइनर हूं, मैं किराने वाले की दुकान पे गया और मैंने उसको बोला भाई ये चीज दे दे। क्या मैंने ऑफर दिया? उसने कहा भाई ले ले। उसने क्या दिया? एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी से मैं आउट हो जाऊं, क्योंकि मैं कंपीटेंट पार्टी नहीं हूं। इसका मतलब एग्रीमेंट हमेशा हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कब बन पाएगा? जब एनफोर्सेबिलिटी की सारी कंडीशन पूरी होंगी। इसका मतलब एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो। एक चीज हम और कहते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात सच है? जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और एग्रीमेंट भी होगा। लेकिन क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं? सारे? अच्छा, मैं माइनर हूं, मैं अनसन माइंड हूं, मैं जाकर डील कर रहा हूं, एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब एग्रीमेंट हमेशा हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब एग्रीमेंट इज वाइडर इन स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट हैज नैरो स्कोप। अच्छा, बच्चों ने कैसे जोड़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है? एग्रीमेंट में सिर्फ दो चीजें होती है, ऑफर एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट भी चाहिए और एनफोर्सेबिलिटी, जिससे कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है। वही नहीं करना था। समझ आ गई बात? तो किसका स्कोप बड़ा है? एग्रीमेंट का बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट का नैरो है। बता भाई कौन से वाला एग्जांपल? हाँ हाँ, बिल तो मिल जाएगा, उससे क्या दिक्कत है? हाँ, जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो नेसेसिटी है या नहीं है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। माइनर कोई भी अगर एग्रीमेंट कर आता है वो कंपीटेंट पार्टी तो नहीं है, लेकिन अगर वो कोई नेसेसिटी वाली चीज लेकर आता है तो उसके पास राइट है केस करने का। लेकिन अगर वो लग्जरी वाली चीज लेकर आता है तो उसके पास राइट नहीं है। अब फिर वो नेसेसिटी लग्जरी क्या होगी, वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी पहले। अगर वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग नेसेसिटी डिटरमाइन हो गई, प्रूव हो गई कि इसके नेसेसिटी थी, तो वो केस कर सकता है। अगर नेसेसिटी डिटरमाइन नहीं हुई तो वो नहीं कर सकता। इसके लिए सेक्शन 69 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो आगे जाके पढ़ेंगे। बता मेरे भाई। जैसे आपने अब मैं तो इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ये बहुत सारे लोग हैं मिथी होता है, लगी लीगल सोशल में लगी घूम रहे होते हैं बेचारे। क्या आप घूम रहे होते हैं मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं
कि भाई लीगल सोशल फैमिली के बंदों में नहीं होता। सर डिपेंड करता है कि उसको लीगल ट्रीटमेंट दिया नहीं दिया। बाप बेटे एक साथ रह रहे, नॉर्मल एग्रीमेंट कर रहे हैं, पापा ने बेटे को बोला कि भाई तेरे को इस बार 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे आईफोन दिलवाऊंगा, ये सोशल था। लेकिन बाप ने अपने मरने के बाद बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी सारी ट्रांसफर कर दी, जीते जी ट्रांसफर कर दी, क्या प्रॉपर पक्की रजिस्ट्री बेटे के नाम पे करवाई होगी, वही लीगल है। तो हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि फैमिली के ब्लड रिलेशन हो रहा नहीं हो रहा, डिपेंड करता है कि उसको लीगल इफेक्ट दिया गया या नहीं। आई होप तेरा डाउट क्लियर हो गया है। मैरिज लीगल होती है भाई, मैरिज मतलब नहीं नहीं सच मैं बता ही रहा हूं तेरे को, लीगली होती है भाई, तभी तो डिवोर्स लेके मैली मिली ले जाती है वो, ऐसे थोड़ी लेके जाएगी, लेके नहीं जाती। 50% प्रॉपर्टी, 60% प्रॉपर्टी। साली रात को नींद आनी बंद हो, मेरे घर वाले मेरी जब से मेरी शादी के पीछे पड़े ना तेरी करा देते हैं, मेरे को रोज रात को सारी टेंशन रहती है कि पता नहीं कैसी टकरेगी। मेरे 6 दोस्तों की शादी हुई, 4 का डिवोर्स हो गया, 5वें का भी 1 हफ्ते पहले अप्लाई करवाया है, बचा एक, वो खुश है अपनी बीवी से अभी तक। तो अब भगवान जाने हमारे को कैसी टकरेगी। चलो अब तक मैं जितनी टकरी है मेरे को, रुक जा वीडियो पॉज करता हूँ। अभी तेरे को 2 एग्जांपल देता हूँ अपने लाइव। हुआ क्या, अपनी स्टोरी बताता हूँ तेरे को। अब तूने पूछ लिया ना, तूने दुख तिलक पे बोझ फेर दिया यार, देखी तो बहुत है, बाकी मैं फोन पे उड़ा देता हूँ, मिलने तो 3-4 चाहिए। चलो वापस आते टॉपिक पे, बैक टू बेसिक। तो 6 कंडीशन थी हमारी। तो अल्टीमेटली कह रहे थे हम क्या, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता समझ आ गया। अच्छा किसका स्कोप वाइडर है, तो यहां पे हम एक नोट डालेंगे, एग्रीमेंट इज वाइडर इन स्कोप बट कॉन्ट्रैक्ट हैज नैरो स्कोप। क्या बात ओके है, ओके है। एक और नोट डालेंगे क्या, जो बताया था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बट ऑल एग्रीमेंट्स आर, चलो जी ये वाली बात भी क्लियर हो गई। तो जो एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है, ये वाली बात क्लियर हो गई। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा एग्रीमेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, क्योंकि सारे एग्रीमेंट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कब बन पाएंगे, जब एनफोर्सेबिलिटी की सारी कंडीशंस पूरी करेंगे, और वो ऐसा हो नहीं पाता हर बार। तो अगर नहीं हो पाएगा, इसलिए सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तब बना होगा जब पहले एग्रीमेंट भी पूरा होगा और एनफोर्सेबिलिटी भी पूरी होगी। इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बुक से पढ़ने से। अच्छा एक चीज और, बुक से स्टार्ट करने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, लॉ को पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूं क्या होता है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है सेक्शन 471A2, ऐसे लिखा हुआ है, तो दिस इज सेक्शन, दिस इज सब सेक्शन, दिस इज क्लॉज, दिस इज सब क्लॉज। सेक्शन देन सबसेक्शन देन क्लॉज एंड सब क्लॉज। तो इसका मतलब मैं अगर मान लो ये 1 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सेक्शन 470 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहा हूं। अगर मैं ये ए वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सेक्शन 470 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए पढ़ रहा हूं। अगर मैं 2 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, सेक्शन 470 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए का सब क्लॉज 2 पढ़ रहा हूं। आई होप ये बात समझ आ रही है। लॉ को पढ़ने का तरीका होता है सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, टैक्स पढ़ाते थे हमारे को, उनको लॉ शायद आता नहीं था ढंग से। उन्होंने ना हमें कैसे सिखाया, उन्होंने बोला दिस इज सेक्शन, दिस इज सबसेक्शन, कहते दिस इज सब सब सेक्शन, फिर हम यहां आ गए दिस इज सब 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 सेक्शन। अब ऐसे ही सीख के आ गए, उन्होंने कहा जितने आगे बढ़ते जाओ उतना सब सब जोड़ते जाओ, उन्होंने ऐसे ही सिखा दिया हमारे को। अब एक बार मैं कंपनी लॉ की क्लास में, क्या हमारे टीचर ने पूछा इसको लॉ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, मैंने बोला सर दिस सेक्शन, दिस सब सेक्शन, दिस सब सब सेक्शन, दिस सब 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 सेक्शन। वो साला हंसने लग गया मेरे ऊपर। मैंने कहा पूरी क्लास भी हंस रही है मेरे ऊपर, सीखा तो मैंने सही था। कहते बेटा किससे सीखा है, मैंने कहा सर मेरे सर ने सिखाया। कह रहे सर कहाँ रहते हैं मैंने कहा सर घर के पास रहते हैं। कहते बेटा गलत सीखा है, सर को भी सिखा देना। तो दिस इज सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब
अच्छा अगर इसके आगे भी कुछ हो, मान लो इसके आगे 1 और 2 और हो, तो दिस इज पैरा, दिस इज सब पैरा। और इसके आगे जनरली होता नहीं है, और उसके आगे मान लो फिर भी मैं कहता हूं अगर हो, अगेन पैरा सब पैरा। तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पैरा, सब पैरा, ये लॉ पढ़ने का तरीका होता है। लेकिन अभी के लिए क्या होने वाला आज की क्लास में, देखो जनरली सेक्शन के बाद क्या आता है, सब सेक्शन। लेकिन जब मैं आपको डेफिनेशंस पढ़वाऊंगा ना, अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़वाऊंगा या एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़वाऊंगा, तो वहां पे सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आएगा, सीधा क्लॉज आ जाएगा। अब इसका रीजनिंग क्या है, जब मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा मैं वहां पे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, वो वहीं पे कनेक्ट करूंगा चीजों को। अभी के लिए रट लो, खुद ही बोल रहा हूं मैं, रट लो कि नॉर्मली क्या आएगा सेक्शन के बाद, सब सेक्शन लेंगे। जब हम किसी चीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे सेक्शन के बाद हम सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लॉज। जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट की, ये सेक्शन 2 क्लॉज एच में दी हुई है। सब सेक्शन नहीं बोला मैंने, क्या बोला, क्लॉज एच। आई होप ये बात समझ आ रही है। तो क्योंकि हम डेफिनेशन समझ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉजिस। अदरवाइज नॉर्मली हम कोई सेक्शन का प्रोविजन पढ़ रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, सब सेक्शन, सेक्शन देन सब सेक्शन। तो अब हम पहला शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से ही कर रहे हैं। अब हम बुक पे आ गए हैं, सबके पास बुक है, जिनके पास है बहुत बड़ी, अपनी बुक खोल लो, जिनके पास नहीं है सामने देख लो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, क्या है हमारे को ऑलरेडी पता है। तो सीधी सी भाषा में दो चीजें चाहिए हमारे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एनफोर्सेबिलिटी के लिए कितनी कंडीशन चाहिए, 6। कहां पे दी हुई है, सेक्शन 10 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शब्द आता है एग्रीमेंट। अच्छा एग्रीमेंट क्या था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये तो हो गई सिंपल वर्डिंग, देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड्स, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। लेकिन टेक्निकल वर्डिंग लॉ मेकर की क्या है, अच्छा ये कहां डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज ई में। अच्छा एक चीज और, ये सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा आपको कौन सा सेक्शन याद करना है कौन सा नहीं करना। आपको सिर्फ कंपनी लॉ के सारे सेक्शंस याद करने हैं, जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे उसके सारे याद करने हैं। बाकी जितने लॉ हैं, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट, सोगा वोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इनके सिर्फ वो सेक्शन याद करने हैं जो पीछे क्वेश्चन आंसर में सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं पेपर में। मतलब मैंने क्या बोला, कंपनी लॉ का एक सेक्शन भी, एक सेक्शन नंबर भी नहीं छोड़ना, सारे याद करने हैं। बाकी लॉ में कंटेंट तो सबका याद करना है, लेकिन किस सेक्शन में लिखा वो सेक्शन नंबर हमारे लिए इररिलेवेंट है। सिर्फ कौन सा सेक्शन नंबर याद करने हैं जो पेपर में ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ रहे हैं, एग्रीमेंट क्या है, ये कहां डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज ई में। तो इसका वाला पेपर में आपको एग्रीमेंट की डेफिनेशन जब आप लिखोगे तो आपको एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट लिखोगे और उसको एक्सप्लेन कर दोगे, बात खत्म, नंबर मिल जाएंगे। समझ आ गई। और अगर याद कर सकते हो, सर मैं तो करूंगा कुछ नहीं छोड़ूंगा, तो करना भाई, रोका किसने, तो कर सकते हो तो कर लो, किसी ने नहीं रोका। लेकिन मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली दूसरी क्लास में, जब तक कोर्स खत्म होगा तब तक इतने सारे हो चुके होंगे कि दिमाग में घूम जाएंगे सारे, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूं कि बर्डन कम रहे, तो कंटेंट पे फोकस ज्यादा करो, कंसेप्ट पे फोकस ज्यादा करो। सेक्शन नंबर सिर्फ कहां के याद करने, कंपनी लॉ के, और बाकी लॉ के करने हैं सिर्फ कौन से वाले जो ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब इसका क्या मतलब है, बड़ा ध्यान से सुनना। अब इसको मैं टेक्निकल वे में समझाता हूं, ये वाला टेक्निकल वर्डिंग है, इसको सिंपल वे में समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। डेफिनेशन में तो मतलब एज इट इज लिखने की कोशिश करना, डेफिनेशन में नहीं चल पाएगा, प्रोविजंस में चल जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। हाँ मैं बात कर रहा था एग्रीमेंट की, देखो लाइन क्या लिखी है वहां पे, जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर बी। मान लो ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मैं तेरे को अपनी कार बेचना चाहता हूं एट ₹2 लाख, क्या तू खरीदेगा। अच्छा जो बंदा ऑफर देता है उसे हम बोलते हैं ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसे हम बोलते हैं ऑफरी। अच्छा सुनना मेरी बात, कुछ टीचर ना ऐसे सिखाते हैं कि जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर, जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो एक्सेप्टर। लेकिन ये ना गलत है, लॉजिक बताता हूं क्यों। जिसको मैंने ऑफर दिया जरूरी है वो हाँ करेगा ही, कर भी सकता और नहीं भी। मान लो मेरे को लड़की पसंद आ गया, मैंने उसे ऑफर मार दिया, कहती तू कहां से आके चल जाए यहां से, उसने मेरे को भगा दिया, तो इसका मतलब उसने मेरे ऑफर में एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो मैं ऑफर और ऑफरी हूं खाली,
लेकिन अगर वो मेरे ऑफर को हाँ कर देती है तो वही क्या बन जाएगी, एक्सेप्टेंस। तो फिर मैं कहला सकता हूं कि मैं कौन हूं, एक्सेप्टर। इसका मतलब जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर, जिसको ऑफर दे रहा है ऑफरी, लेकिन अगर वही ऑफरी ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्टर, अदरवाइज वो खाली क्या है, ऑफरी। ओ डबल एफ ई आर डबल ई। तो जो ऑफर दे रहा है वो ऑफर, जिसको ऑफर दे रहा है ऑफरी। अच्छा, इसने उसे ऑफर दिया, हेलो, कहां पे आ गए सर आप? हाँ, तो हम बात कर रहे थे सर, ए ने बी को ऑफर दिया तो ए हो गया ऑफरर, बी हो गया ऑफरी। अच्छा, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ भाई मैं कार खरीदने को तैयार हूं। अच्छा, जब ए ने बी को ऑफर दिया मैं तेरे को कार बेचना चाहता हूं और बी ने एक्सेप्टेंस दी मैं कार खरीदने को तैयार हूं, तो मैं इसे ऐसे भी तो कह सकता हूं कि भाई बी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कार खरीद लूंगा और ए प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कार बेच दूंगा, ऐसे भी तो कह सकते हैं। तो यहां पे लाइन क्या लिखी थी, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस। क्या सेट ऑफ प्रोमिस है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या कंसिडरेशन दे रहे हैं, एक बंदा कार देगा, एक बंदा 2 लाख रुपए देगा, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। सीधी सी भाषा में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। वो टेक्निकल भाषा थी, सिंपल भाषा में बोलने तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। आई होप टेक्निकल लाइन भी समझ आ गई और सिंपल लाइन भी समझ आ गई, ठीक है जी। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया। अब 2 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, लीगल सोशल। हम तो डर गए, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ भाई, लीगल जो वैलिड है, सोशल जो वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन्हें रेगुलेट नहीं करता। अब आता है इन्फोर्सेबिलिटी। हाँ, जनरल मीनिंग क्या है इन्फोर्सेबिलिटी का, कंप्लायंस विद द लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन। किसी चीज को ढंग से फॉलो करना, लागू करवाना इज कॉल्ड इन्फोर्सेबिलिटी। जनरल डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन क्या यहां पे वो जनरल डिक्शनरी मीनिंग है, सेक्शन 10 लगेगा। सेक्शन 10 कितनी कंडीशन थी, 6। जरा पढ़ना शुरू करना। पहला, द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। 6 वाली कंडीशन जो लिखवाई थी वही है। नेक्स्ट, द पार्टीज मस्ट फ्रीली कंसेंट। सेकंड पॉइंट था आई थिंक फ्री कंसेंट वाला। द पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा पॉइंट था, फर्स्ट वाला, कंपीटेंट पार्टीज। देयर मस्ट हैव बीन गिवन लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी कवर हो गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। द एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये वाला पॉइंट फिफ्थ वाला था, ये भी कवर हो गया। और लीगल फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, अगर सारी कंडीशन पूरी हो गई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। तो ले देखिए कंडीशन 6 ही है। इसका 6 कंडीशन भाई ये ऊपर नीचे लिखी हुई है, आप कैसे भी तरीके से लिख के आ सकते हो। हाँ, 7वीं नहीं कटोगे, नंबर नहीं कटेंगे। कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एंड लीगल रिलेशन। ध्यान देने वाली चीज ये है कि मैंने तो तुम्हें शॉर्ट में कीवर्ड कीवर्ड से याद करा दिया, पेपर में पूरा सेंटेंस बनाकर लिखना है। जैसे हमने पढ़ा कंपीटेंट पार्टी, ऐसे नहीं लिखना कंपीटेंट पार्टी, द पार्टीज मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर सेंटेंस बनाकर लिखना इस तरीके से, पेपर में अगर आएगा तो सेक्शन लिखना जरूरी, ये सेक्शन नंबर याद करना है, 10 मैंडेटरी है। नीचे नोट क्या डाल रखा है मैंने, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्स ऑल द अबव मेंशन कंडीशन, सारी पूरी हो रही है, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी एनफोर्सेबल बाय, और अगर सारी में से एक भी रह गई तो अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 चीजें क्या चाहिए, पहला देयर मस्ट बी एन, और दूसरा एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय। तो सीधी सी भाषा में इन अदर वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस, क्या मैं ऑलरेडी पता है बात, नीचे आते हैं जी। डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, पहला एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मींस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन मींस ड्यूटी, बाइंडिंग। अच्छा, लीगली कौन सा मैंडेटरी है फॉलो करना, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो सारी कंडीशंस पूरी करने के बाद बना है। तो कहता है एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन अनलेस इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10। कह रहा है एक एग्रीमेंट आपके ऊपर मैंडेटरी तब तक बाइंडिंग नहीं है जब तक वो सेक्शन 10 की कंडीशंस फॉलो नहीं करता, और अगर वो फॉलो कर लेगा तो फिर वो एग्रीमेंट किस बात का, फिर तो वो क्या बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, फिर वो इस तरफ आ गया। अब कॉन्ट्रैक्ट नेसेसरली इन्वॉल्व्स लीगल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि यहां तो वो बना ही कब होगा, सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस पूरी करने के बाद। स्कोप, हाँ भाई किसका स्कोप बड़ा है, एग्रीमेंट इज वाइडर इन स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट हैज नैरो स्कोप। वन इन अनदर, ऑल एग्रीमेंट्स आर बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, हाँ मेरे भाई, ऑब्लिगेशन मींस ड्यूटी, जो आपको लीगली हमेशा फॉलो करना ही है। लीगली फॉलो किसी चीज को कब करेगा, जब वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बनता ही कब है, जब सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी करता है, वो लीगली बाइंडिंग है। लेकिन क्या सारे एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग होते हैं,
कब बाइंडिंग होंगे? जब सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी करेंगे। तो इसलिए क्या कह रहा है, एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि लीगली बाइंडिंग हो, क्योंकि जब तक कब तक बाइंडिंग नहीं होगा, जब तक सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही कब है, सारी कंडीशन पूरी करने के बाद लीगली बाइंडिंग है। बेसिस ना लिखने में नंबर कटेंगे। एक नंबर, एक सेक्शन देख, मैंने बोला ना कंपनी लॉ के सेक्शन याद करने हैं, बाकी के नहीं करने, बाकी में सिर्फ इंपॉर्टेंट जो याद करने हैं। सेक्शन जिनके मैं बोल रहा हूं वो याद करने हैं। अगर उसके सेक्शन नहीं लिख के आया तो उसका भी एक नंबर अलग कटेगा। तो सेक्शन नहीं लिखा, एक नंबर। पेपर के अंदर जब आंसर एक्सप्लेन करा था यूं कट कर दिया कुछ, ओ ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे था, एक नंबर। और इसके भी नंबर कटते हैं प्रेजेंटेशन के। जैसे मान लेते को लिखना था इन्फॉर्म, अब तूने कुछ गलत लिखा, फिर दोबारा लिख रहा था इन्फॉर्म, गया एक नंबर। एक काटा, मतलब एक आंसर में अगर 2-3 काटे भी दिख गए तो एक ही कटेगा, मतलब कटिंग का एक नंबर कटता है पेपर के अंदर। लॉ में प्रेजेंटेशन के नंबर कटते हैं, सीधी सी भाषा में। तो अपने हाथ बहुत अच्छे अच्छे चलाने हैं, गंदे गंदे नहीं चलाने, जैसे समझे। हाँ, यहाँ बना सकता है, वैसे बना सकता है, लेकिन बिजनेस स्टडीज वाली हरकतें नहीं करनी यहाँ पे। जैसे एग्जांपल, वो तुम्हारा 12वीं वाला टीचर तुम्हारे को सिखा रहा था, ये मिनिमोनिक्स है, ये 6 ऊपर के माल याद कर लो, अंदर जो मर्जी पेल देना, है ना, ऐसे सिखाता था ना वो। यहाँ वो हरकत नहीं करनी भाई, यहाँ तो उड़ जाएगा पक्का। यहाँ पे एक एक शब्द, एक एक कॉमा पे फोकस करना है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैं हमेशा सिखाता हूँ, लॉ में एक एक कॉमा मैटर करता है। जैसे मैंने लिखा रोको मत जाने दो, तो मान लो अगर मैंने रोको के बाद कॉमा लगाया तो रोको मत जाने दो। अगर मैंने रोको मत के बाद कॉमा लगाया, रोको मत, एक कॉमा ने पूरी लाइन का मतलब बदल दिया। तो भाई लॉ में एक एक कॉमा कॉमा फुल स्टॉप पे फोकस करना है। यहाँ पे वो अंदर वाला माल वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, जो मर्जी पेलो, ठीक है। यहाँ तुम पेल दिए जाओगे आईसीआई के अंदर, यहाँ वो हरकतें नहीं होने वाली। तो मैंने इसलिए बोला था कि 12वीं में अगर कोई बच्चा अपने आप को ये फील करता है मैं 90+ वाला बच्चा हूं, तो वो यहाँ पे फेल होने वाली उम्मीद भी रखे। यहाँ पे 90, 80, 80, 80, 90, 95, 100 वाले घंटा नहीं फर्क पड़ता इससे। यहाँ पे 40 वाले भी पास होते देखे, 95 वाले भी फेल होते देखे हमने। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि यहाँ पे आके सब अपने आप को नील समझो। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना कि हमारा 12th में ये बैकग्राउंड था या वो था, यहाँ पे सब जीरो। तो कोई बच्चा जो टॉपर था वो अपना ओवर कॉन्फिडेंट ये ना सोचे कि मैं निकाल लूंगा, और कोई जो डाउन था वो ये ना सोचे कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा। यहाँ पे सब बराबर है, सब जीरो से मेहनत करो, सब भगवान ने चाहा तो इकट्ठे पास हो गए। शुरू करते हैं जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें दो तरीके, पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, दो तरीके कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मैं दोनों के एग्जांपल में बाद में बुक से पढ़वाऊंगा, पहले एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच आर ईदर इन रिटन वर्ड्स और इन स्पोकन वर्ड्स, मतलब जो या बोल के करें या लिख के करें। एग्जांपल लेके बात करते हैं। मैं एक किराने वाले के पास गया, मैंने उसको बोला भैया एक कोक की बोतल दे दी, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये एक्सप्रेस बोलने वाला है। मैं शोरूम वाले के पास गया, मैंने उसको बोला बाइक दे दे, वो मेरे नाम पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर कराएगा, ये भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये रिटर्न वाला है। तो एक्सप्रेस दो तरीके का, तो वो बोल के करा या लिख के करा है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो ना बोल के करे ना लिख के करे, फिर भी हो गए। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, सुनना ध्यान से। आप सब ट्रेन में बैठे हो, कोई ऐसा बच्चा ट्रेन में ना बैठा हो आज तक? ऐसे एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, एक दो बैच में टकर जाते हैं मेरे को, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बच्चे अंग्रेज टकर जाते हैं। एक बार मैं ऐसे कोई एग्जांपल दे रहा था, मैंने उसको बोला कि उस लड़के ने अपने बाप के गल्ले से पैसे चुरा लिए, तो कहती सर व्हाट इज गल्ला? मैंने कहा बेटा कैश काउंटर। तो इतने अंग्रेज बच्चे हमारे पास तो नहीं है, देसी भाषा समझ आती है ना, चलो गुड। तो वापिस आते, तो मैं बात कर रहा था, मैं ही भूल जाता हूँ, हाँ, रेलवे स्टेशन। तो कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ ना, तो वहां पे ना वेइंग मशीन लगी होती है, वेट नापने वाली, जगह जगह उसमें लाइटें जल रही होती है सारी अलग अलग कलरफुल। आजकल तो थोड़ा मॉडर्न हो गया, थोड़ी सी चेंज कर दी। पहले जब हम छोटे थे, मतलब जब मैं स्कूल में था 10वीं 11वीं में, तब तो वैसी वाली लगी होती थी, उसमें लाइटें जल रही होती थी। उसमें क्या होता था कि वेइंग मशीन के ऊपर क्या है कि सामने 10 रुपए का कॉइन डालो, मशीन के ऊपर खड़े हो जाओ, और वो आपको पर्ची निकलकर वेट बता देगी आपका वेट इतना है। तो मैं मशीन पे चढ़ा, मैंने उसे ऑफर दिया था वजन बता दे, उसने पर्ची निकाल दी, वो एक्सेप्टेंस हो गई, उसने वजन बता दिया। क्या मैंने बोला था प्लीज वजन बता? इसका मतलब ना ये बोल के हुआ है ना ये लिख के हुआ, दिस इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या बोलेंगे? इंप्लाइड। एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। जब आप दिल्ली मेट्रो में मेट्रो पे जाते हो, तो आप नीचे से टोकन लेते हो। टोकन लेने के बाद यहाँ पे दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक वो जब टोकन ले रहे हो, तो उसने आपको बोला, आपने उसे बोल के बोला कि भाई टोकन दे दे, ऑफर, उसने आपको टोकन पकड़ा दिया है। आजकल तो वो पर्ची सी देता है, वो है ना बारकोड वाली, क्यूआर वाली, वो एक्सेप्टेंस। अब आप ऊपर आ गए प्लेटफॉर्म पे। जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो मेट्रो प्लेटफॉर्म पे अगर गेट अपने आप खोल देते हैं, उसको बोलते हैं रुक रुक रुक, मेरे को अंदर आना है।
वो मेट्रो का गेट खुला, वो ऑफर था, आप अंदर चले गए, वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ना बोल के करा ना लिख के करा, सरकमस्टांसिस को देखकर पता लग रहा है कि हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जरा पढ़ना। अब पहले तो एक्सप्रेस और इंप्लाइड में, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड इधर इन रिटन वर्ड्स और इन स्पोकन वर्ड्स। पहले तो एक एक्सप्रेस वाला है जो है बोल के करा या लिख के करा। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्फर्ड इन्फर्ड, इन्फर्ड मींस पता लगाना, बाय द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और द सरकमस्टांस। अच्छा, कंडक्ट सरकमस्टांस का मतलब क्या होता है? मेट्रो का गेट खुला, सरकमस्टांस, मैं अंदर घुसा, मेरा कंडक्ट। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है कंडक्ट या सरकमस्टांस से पता लग रहा है, हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके एग्जांपल डले हुए नीचे। अच्छा, नीचे की तरफ एक पॉइंट डला हुआ है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही दूसरा नाम होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक वो सिनोनियम जो आप बोलते हैं जिसको, वो है। मेन तो मेरे को ये कराना है ई कॉन्ट्रैक्ट। ये ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप सबने ना ई कॉन्ट्रैक्ट बचपन में करा है। अच्छा, आप सब जब बचपन में कंप्यूटर के अंदर गेम खेलते थे तो या कुछ भी करते थे तो उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करते थे। जब आप ऐप डाउनलोड करते थे, सामने आता था आई एग्री एग्री, जिसको आपने आता घंटा नहीं पड़ा क्या लिखा उसमें। आपने आई एग्री क्लिक करा, वो इंस्टॉल हो जाता था, उसके बाद वो आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाता था। ऐसे ही होता था ना, ऐप ऐसे एक्टिवेट होता था। अभी भी फोन में भी करते हो तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन आजकल तो प्ले स्टोर से डायरेक्टली हो जाते हैं, इतना पता नहीं लगता, आई एग्री वाला नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी करना पड़ता है। तो वो जो आपने आई एग्री करा, उसने आपको ऑफर दिया था कि भाई मैं तेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहता हूं, और आपने आई एग्री करा, मतलब आपने क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। दैट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। वो भी एक क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट। प्लस इसके अलावा जो आप Amazon और या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, आप इन सबसे जो मंगाते हो वो भी क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट ही है। लेकिन अब समझने वाली चीज ये, क्वेश्चन ध्यान से सुनना मैं कहने के चाह रहा हूं, क्या ई कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट? क्या ई कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए भी वो सारी 6 की 6 कंडीशन चाहिए होती होंगी जो बेसिक कंडीशन हमारे को नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होती है? अच्छा, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट 1872 इंडिया में आया होगा, क्या उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी? 1872 में। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि जब वो 6 कंडीशन बनाई गई थी, वो कभी भी ई कॉन्ट्रैक्ट को सोचकर बनाई नहीं गई थी, क्योंकि ई कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज, टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो ई कॉन्ट्रैक्ट किस बात का उस जमाने में। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द ओनली लॉ जिसमें आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं आई, कोई चेंजेस नहीं आए। उसका एक चीज तो क्लियर है कि आज तक इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ई कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं किया गया होगा। इसका मतलब वो 6 की 6 कंडीशन जो है वो ई कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होती। वो जो ई कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए इंडिया में अलग से सेपरेट एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और उसके अंदर सेक्शन 10A है। यहां पे सेक्शन क्या है? 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ई कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10A है। कहां का? सेक्शन 10A कैपिटल में, ए कैपिटल में, सेक्शन 10A कहां का? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट बोलते हैं उसको। उसके थ्रू गवर्न होते हैं क्या? ई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, तुम खुद देखना, तुमने व्हाट्सएप पे, तुमने कोई फोन पे कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया या कंप्यूटर पे, तो उन्होंने आपको ऑफर दिया, आपने आई एग्री करके एक्सेप्ट कर लिया। क्या कितने बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो माइनर होते हैं जो डाउनलोड करते हैं, कंप्यूटिंग पार्टी नहीं है। सॉफ्टवेयर कितना सारे फ्री होते हैं, कंसिडरेशन नहीं देनी होती, कंसिडरेशन भी नहीं गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो 6 असेंशियल क्राइटेरिया होते हैं उसमें से कुछ पूरे होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते। इसका मतलब ई कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो 6 कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उन्हीं के लिए वो 6 कंडीशन देखनी है। और वो क्यों नहीं देखनी, उसका बहुत सिंपल लॉजिक है। अब आप कनेक्ट कर पाओगे 1872 से कि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उस टाइम पे इंडिया में टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो कभी भी ई कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करके वो लॉ बनाया ही नहीं गया। तो ई कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेटली कहां कवर किया गया फिर बाद में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 10A के अंदर। और उसने बोल दिया कि इसके ऊपर सारे एसेंशियल्स नहीं लगेंगे जो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए होते हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई है। अब जरा ई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं क्या है, जरा देखना क्या बोलता है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस सच एज ईमेल इज नोन एज ई कॉन्ट्रैक्ट। पहले तक तो ईमेल तक की सीमित थी ना चीज, अब तो आजकल तो फोन के ऐप दुनिया जहान की चीज हो गई। पहले ई कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते रहे? मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं इंपोर्टर हूं, कोई यूएसए में बैठा एक्सपोर्टर है, मैंने उसे मेल भेजी सर माल खरीदना है, उसने मेरे को मेल के थ्रू रिप्लाई करा माल बेचने को तैयार है। ये भी क्या हो गया? ई कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज पर्संस क्रिएट networks which are linked to each other network through EDI, electronic data interchange. What is EDI? Electronic data interchange क्या होता है? यहां से मेल गई, डेटा गया, वहां से मेल आई, डेटा आया। आगे, this help in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI contracts और cyber contracts और mouse click। माउस क्लिक क्यों बोलते हैं? घर में बैठे बैठे क्लिक से ही काम हो गया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वो उसके लिए अब समझ आ गया कि इंडिया में साइबर क्राइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगता, आईटी एक्ट में केस होता है। अच्छा, इसी की तो तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। ये हमारे हमने कौन से कॉन्ट्रैक्ट पढ़े?
एक्सप्रेस और इंप्लाइड। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूट, वो थे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ये कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। दो होते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है सुनना ध्यान से, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों पार्टीज की ड्यूटी पूरी हो गई उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों पार्टी की ड्यूटी अभी पेंडिंग है, सिर्फ डील हुई है, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल लेके बात करते हैं, आप एक किराने वाले की दुकान पे गए, आपने उसको बोला कोक की बोतल चाहिए, कितने की है, उसने बोला 50 रुपए की, आपने उसे 50 रुपए दे दिए, उसने आपको कोक की बोतल दे दी, क्या दोनों की ड्यूटी पूरी हो गई? यस, दिस इज एग्जीक्यूटेड। केस 2, आप हमारे पास आए, आपने पूछा कि सर एकेडमी में एडमिशन लेना है सीए फाउंडेशन की क्लास के लिए, कितनी फीस है? हमने बोला 30,000। आपने 5,000 रुपए पकड़ा के एडमिशन बुक करवा ली, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने बैलेंस फीस अभी नहीं दी, क्या हमने पढ़ा दिया? हमने भी नहीं पढ़ाया। डील हो गई ना, आपकी ड्यूटी पूरी हुई, ना आपने फीस दी, ना हमने पढ़ाया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी। एक और कैटेगरी बनती है, मान लो एक की ड्यूटी पूरी हो गई, एक की पेंडिंग है। मान लो ऐसा हो सकता है आपने पूरी फीस दे दी, हमने अभी नहीं पढ़ाया, दिस इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। वो आगे आएगा अभी, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट नीचे की तरफ आने वाला, ये रहा यूनिलेटरल। तो तीनों कैटेगरी खत्म हो गई, दोनों की ड्यूटी पूरी हो गई, एग्जीक्यूटेड, दोनों की पेंडिंग है, एग्जीक्यूटरी, एक की पूरी हो गई, एक की पेंडिंग है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जहां पे दोनों की पेंडिंग है। क्या दोनों की पेंडिंग को हम एग्जीक्यूटरी भी बोलते थे? इसीलिए देखो लिखा हुआ है दे आर देयर फॉर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बायलेटरल का ही दूसरा नाम है एग्जीक्यूटरी, या एग्जीक्यूटरी का दूसरा नाम है बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एक ही बात है। चलो ऊपर पढ़ना शुरू करते हैं, वापस चलते हैं ऊपर। एग्जीक्यूटेड, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। अभी मैंने बताया ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूटीज। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी की जो भी ड्यूटीज बनती थी दोनों ने पूरी कर ली, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। इन अदर वर्ड्स, एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय ईदर पार्टी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों की तरफ से कुछ भी पेंडिंग नहीं है, एग्जीक्यूटरी। अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू फुलफिल द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। अगर दोनों की ड्यूटी अभी पेंडिंग है तो वो कौन सा है? एग्जीक्यूटरी। अब इसको नीचे से कनेक्ट कर लेते हैं, बायलेटरल और यूनिलेटरल से। A contract is said to be unilateral contract where one of the party has performed his obligation either before or at the time when the contract comes into, मतलब एक ने ड्यूटी पूरी कर ली कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे, उससे पहले, लेकिन दूसरे की पेंडिंग है। और बायलेटरल कौन सा है? A contract is said to be bilateral if the obligation of both the parties are outstanding। वही वाली बात एग्जीक्यूटरी वाली, तो they are there for executory contracts। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। अब ऊपर चलते हैं, अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में कंफ्यूज होते हैं। मैं आज ही क्लियर कर रहा हूं, तुम्हारे को एक ही बार में समझ आएगा। सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तीन शब्द हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सिंपल है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 की वो सारी कंडीशंस पूरी हो गई तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सिंपल, उसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। डिफरेंस आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में और वॉइड एग्रीमेंट में। अब सुनना ये क्या चीज है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वो जिस टाइम किया गया था उस टाइम पॉसिबल था, बाद में किसी रीजन की वजह से इंपॉसिबल हो गया, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो फ्रॉम द डे वन ही पॉसिबल नहीं है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। मैं दो एग्जांपल लेके बात करता हूं। मान लो मेरे एक लड़की से रिश्ता हुआ था और शादी 1 साल बाद होनी थी, और 6 महीने बाद लड़की पागल हो गई, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। जिस टाइम किया गया था वो साउंड माइंड थी, बाद में क्या हुई है? अनसाउंड माइंड, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। केस 2, ए बी को बोलता 2 लाख रुपए दूंगा, आसमान में जितने तारे गिन के दिखा दे, वॉइड एग्रीमेंट है, फ्रॉम द डे वन ही पॉसिबल नहीं है। आई होप बात समझ आ गई। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, क्लियर फर्क? तो अगर स्टार्टिंग से ही पॉसिबल नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट, स्टार्टिंग में पॉसिबल था बाद में इम्पॉसिबल हो रहा था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ो, तो पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। A contract which satisfy all the essential elements of valid contract which are laid down in section 10। तो सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी कर दोगे तो क्या है वो? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? An agreement may be enforceable at the time when the contract was, but later on due to certain reasons it may become void and unenforceable। मतलब पहले तो वो ओके था, बाद में void या unenforceable हुआ। एग्जांपल, A and B contracts to marry each other, before the time fixed for their marriage A goes mad, the contract becomes void। I hope बात क्लियर हो गई। In this case the contract was valid at the time of formation, it becomes void afterwards। बता void agreement क्या होता है? An agreement not enforceable by law is said to be, जो स्टार्टिंग से enforceable बनी है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो क्या है? void agreement।
अच्छा ये समझाना है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आया हुआ 3 बार अलग से। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सुनना ध्यान से क्या चीज है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर दुखी पार्टी, जिसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में गलत हुआ है, उसके पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाए या वॉइड बनाए। देखो नाम से क्लियर है, वॉइड एबल, वॉइड हो भी सकता है और आपके पास चॉइस है कि अब उसके पास चॉइस है कि आप बनाओ या ना बनाओ। एग्जांपल लेके बात करते हैं, अब उसे वैलिड बनाओ या वॉइड बनाओ, आपके पास चॉइस है। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को वॉचेस का बहुत शौक है, और मान लो ये मेरा दोस्त है, इसने मेरे को बोला भाई सो एंड सो शॉप के ऊपर एक वॉच मिल रही है, जैपनीज सेल लगी हुई है, 500 रुपए में जैपनीज वॉच मिल रही है। मैंने कहा भाई 500 रुपए की जैपनीज वॉच, में बड़ा खुश होकर वहां पे गया वॉच लेने। मैंने उससे वॉच ले ली जैपनीज वॉच। मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ सेल लगी है जैपनीज वॉच की 500 रुपए की? हाँ। मैंने उसे 500 रुपए दिए, मैंने घड़ी ले ली। अब मैं उसे पहनकर मजे से घूम रहा हूं। मीनवाइल ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे को बोला घड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, कहां से लेकर आया? मैंने कहा उस दुकान से लेकर आया हूं, वहां पे जैपनीज वॉच 500 रुपए मिल रही है। इसने कहा साले उन्होंने तेरा पागल बना दिया, वो जैपनीज है, वो चाइनीज है, वो जैपनीज का ठप्पा लगा लगा के बेच रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, इसमें दो चीजें होंगी। अब इसमें दो तरीके के बंदे होंगे। एक बंदा तो वो होगा जो मुंह उठाकर जाएगा वहां पे, कहेगा साले तूने मेरे को चाइनीज वॉच जैपनीज बोल के बेच दी, पकड़ अपनी घड़ी वापस, मेरे को मेरे पैसे वापस दे। एक इस तरीके का बंदा होगा। एक बंदा वो होगा जो कहेगा यार ठीक है, सालों ने चाइनीज वॉच जैपनीज बोल के बेच दी, लेकिन पैसे भी तो चाइनीज वाले लिए 500 रुपए, सुंदर भी लग रही है, छोड़ पहने रख, क्या फर्क पड़ रहा है। क्या दोनों तरीके के बंदे होंगे? तो अगर मैंने वहां पे जाकर लड़ाई करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो, अगर मैंने नहीं करा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको दुखी पार्टी चाहे तो वैलिड बनाए, चाहे तो वॉइड बनाए, इसे हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हेलो, नायिका का भाई तू किसी और के पास आ गया, मेरे तो ऑर्डर दे दिया आप लोगों ने, डिलीवर कर दिया भाई। नहीं नहीं नहीं, वो सानी प्रॉपर्टी पे जो देखा है वो वाला ऑर्डर था मेरा। हाँ हाँ। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को ना मैं सिंप्लीफाइड वर्डिंग में लिखवा रहा हूं, पहले लिखना फिर टेक्निकल वर्डिंग पढ़ेंगे। इन सिंपल वर्ड्स लिखना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, लिखवा रहा हूं। In simple words, voidable contracts are those contracts voidable contracts are those contracts in which aggrieved party, देखो ये अग्रीव की स्पेलिंग लिख रहा हूं, अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव पार्टी का मतलब होता है दुखी पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है। हमारे एग्जांपल में गलत किसके साथ हुआ था? मेरे साथ, जो घड़ी लेकर आया था, कि सालों ने जैपनीज वॉच चाइनीज वॉच जैपनीज बोल के बेच दी। तो voidable contracts are those contracts in which aggrieved party has the option to make it valid or void. In simple words, voidable contracts are those contracts in which aggrieved party has the option to make it valid or void. बात समझ आ गई? अच्छा, ये तो मतलब दुखी पार्टी के पास ऑप्शन है कि उसे वैलिड बनाए या वॉइड बनाए। ये तो हो गई सिंपल वर्डिंग, लेकिन पेपर में लिख के नहीं आनी, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। पेपर में वर्डिंग डेफिनेशन वाली मैंने क्या बोला था, लॉ मेकर वाली लिख के आनी। अब जरा इस टेक्निकल वर्डिंग को पढ़ते हैं क्या है, जरा इस टेक्निकल वर्डिंग को समझते हैं, लॉ मेकर ने क्या लिखी है। एन एग्रीमेंट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ it is enforceable by law at the option of aggrieved party and remains valid until resigned means cancelled by him, and it is not enforceable by law at the option of the other party। अब इसका क्या मतलब है? कह रहा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे अग्रीव पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा दे, मतलब वैलिड करा दे, जब तक वो उसे कैंसिल नहीं करता। अगर कैंसिल कर देगा तो वॉइड बना दिया, कैंसिल नहीं करेगा तो वैलिड बना दिया। ये ऑप्शन खाली किसके पास है? अग्रीव पार्टी के पास है, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। सामने वाले पे चॉइस है, दुकानदार पे चॉइस है क्या, या कस्टमर पे चॉइस है? दुकानदार ने तो धोखा ही दिया है, उसके पास चॉइस नहीं है वैलिड वर्ड बनाने की, चॉइस किसके पास है? कस्टमर के पास। तो वही सिंप्लीफाइड वर्डिंग मतलब वही है जो मैंने तुम्हारे को लिखवाया, लेकिन ये टेक्निकल वर्डिंग है, पेपर में ये लिख के आनी। ठीक है जी, क्लियर है? अब आता है इलीगल एग्रीमेंट। अब ये चीज सुनना ध्यान से, क्या है, कहता है एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इट्स कॉल्ड इलीगल एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है वो इलीगल है। अब मैं सुनना कहने के जा रहा हूं, मैं इसको बोलता हूं कि तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा सुपारी, इसको उड़ा दे, एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। इसके और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो इलीगल एग्रीमेंट। अब मैं कहने के जा रहा हूं वो लिख सुन लेना,
ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। जो इलीगल है क्या वो कोर्ट में एक्सेप्ट होगा कभी भी? तो वॉइड भी हो गया, यूजलेस भी हो गया, व्यर्थ भी हो गया। लेकिन ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। मैं माइनर हूं, मैं किराने की दुकान पर सामान लेने गया, क्योंकि मैं माइनर हूं, मैं कंपीटेंट पार्टी नहीं हूं, तो वो वॉइड है लेकिन इलीगल नहीं है, जेल नहीं होगी मेरे को। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं किसी का मर्डर करने के लिए डील कर रहा हूं तो इलीगल भी है और वॉइड भी है, जेल भी होगी प्लस कोर्ट में एक्सेप्ट भी नहीं होगा। तो नोट डालना कहीं पे, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। all illegal agreements are void agreements but all void agreements are not illegal agreements। जो illegal है वो हमेशा void होगा, लेकिन जो void है वो जरूरी नहीं है illegal होगा। क्लियर है? इसी के साथ तुम्हारी आज की क्लास खत्म। ऑफर वाला टॉपिक अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश नया टॉपिक है। ठीक है जी, तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? कॉन्ट्रैक्ट सीख लिया क्या से बनता है और कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो खत्म कर लिए। तो लेते क्या हमने क्लास में क्या सीखा सर? सबसे पहली बात सर, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दो चीजें चाहिए, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट क्या होता है सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एनफोर्सेबिलिटी के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? सेक्शन 10 की 6 कंडीशंस। क्या क्या? कॉम्पिटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, एग्रीमेंट मस्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एंड लीगल रिलेशंस। अच्छा, क्या इंडिया में हर बंदा कंपीटेंट है? यस। कितने लोगों को छोड़कर? 3 लोगों को छोड़कर। कौन कौन 3 कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? माइनर, पर्सन ऑफ अनसॉन माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, अनसॉन माइंड की फर्दर कितनी कैटेगरी थी? 3। कौन कौन? इडियट, लुनैटिक और ड्रंकर्ड। इडियट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऑलवेज वाइड होता है। अनसॉन माइंड अगर ठीक है तो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। और ड्रंकर्ड भी अगर नशे में है तो नहीं कर सकता, अगर नशे में नहीं है तो कर सकता है। ठीक है जी, ये खत्म होने के बाद हमने सारी कंडीशन देख ली। उसके बाद सर एग्रीमेंट बढ़ा या कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा? क्योंकि एग्रीमेंट हमेशा हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कब होगा? जब एनफोर्सेबिलिटी की सारी कंडीशंस पूरी होंगी। इसका मतलब एग्रीमेंट का स्कोप ज्यादा वाइडर है, वो हमेशा हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कभी होगा कभी नहीं होगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर, ये बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद सर हमने पढ़े सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा पढ़ा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटेड क्या है? जहां पे दोनों की ड्यूटी पूरी हो गई। एग्जीक्यूटिव कौन सा? जहां पे दोनों की ड्यूटी अभी पेंडिंग है। फिर उसके बाद सर हमने पढ़ा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कौन से? जो या बोल के करे या लिख के करे। इंप्लाइड कौन से? जो ना बोल के करे ना लिख के करे, फिर भी हो गए। फिर उसके बाद सर हमने समझे 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से? जहां पे सेक्शन 10 की सारी कंडीशन पूरी हो गई। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से? जिस टाइम किए गए थे उस टाइम वैलिड थे, बाद में किसी रीजन की वजह से अनएनफोर्सेबल हो गए। और वॉइड एग्रीमेंट कौन से? जो फ्रॉम द डे वन ही पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद सर हमने पढ़ा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको दुखी पार्टी चाहे तो वैलिड बनाए, चाहे तो वॉइड बनाए। फिर उसके बाद सर हमने पढ़ा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिलेटरल वो जहां पे सिंगल पार्टी की ड्यूटी पूरी हो गई, दूसरे की पेंडिंग है। बायलेटरल जहां पे दोनों की पेंडिंग है, तो बायलेटरल के दूसरा नाम एग्जीक्यूटिव होता है। फिर हमने पढ़ा इलीगल एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, जहां जेल हो सकती है। और ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर void agreements but all void agreements are, बस टाटा बाय बाय।